दूसरा क्वेश्चन जो हमारे आगे उठता है वो ये उठता है कि सेक्शन 125 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी, सेक्शन 128, सेक्शन 421 और सेक्शन 446 सीआरपीसी की कंबाइंड इफेक्ट में अगर एरियाज ऑफ मेंटेनेंस को रियलाइज करवाने का कोई फॉर्मूला है तो सेक्शन 9 में सिविल सूट कैसे मेंटेनेबल होगी। इसका आंसर देने के लिए पहले हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो मेंटेनेंस है क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है। द आंसर इज नो। तो क्या वो कोई लीगली रिकवरेबल डेट बनेगी। द आंसर इज नो। तो फिर सेक्शन 9 में सिविल सूट कैसे मेंटेनेबल होगा। इसे क्लैरिफाई करते हुए वासु वर्सेस राकेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि जब तक तो मेंटेनेंस का केस चल रहा है और वो एरियर के रूप में है, यानी कि मेंटेनेंस भले ही लेडी केस जीत भी गई और वो एरियर्स के रूप में ही है, तब तक तो वो सेक्शन 125 में ही जाएगा। लेकिन जब जज साहब ने ये ऑर्डर कर दिया कि राकेश को वासु को सारे एरियर्स देने होंगे, तब वो एक कॉन्क्रीट ऑर्डर हो गया और अगर उसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं है तो वो एक लीगली रिकवरेबल डेट बन जाएगा। सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि चैप्टर 9 का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस मिस्चीफ रूल पर बेस्ड था कि लड़कियों की वल्नरेबिलिटी को देखते हुए उन्हें किसी एडल्ट्री या प्रोस्टिट्यूशन में ना धकेल दिया जाए, उससे बचाने के लिए मेंटेनेंस का प्रोविजन डाला गया था, यानी कि ये लीगली रिकवरेबल डेट तो होगा। तो ऐसे केस में वासु का बेटा अपनी मदर की जगह आकर पिटीशन को कंटिन्यू कर सकता है अंडर द ऑर्डर 22 रूल 3 और जो भी एरियाज ऑफ मेंटेनेंस है उन्हें भी रिसीव कर सकता है, यानी कि नीचे वाले जज साहब ने जो ऑर्डर दिया था वो गलत हो गया और क्वैश होगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने वासु वर्सेस राकेश में ऑर्डर को क्वैश करते हुए यही क्लैरिफाई किया।